हेलो गाइस। सो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडेक्स 111 ऑन जॉइंट अरेंजमेंट्स। इसको मैं एकदम इन डेप्थ रिवाइज कराने वाला हूं। एक एक कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझाऊंगा, उसके पर्टेनिंग जो एडजस्टमेंट्स है, जो क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करूंगा। जो मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हो मैं वो भी बता दूंगा आपको। डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट। आपको करना क्या है, इस सेशन को पूरा एंड तक अच्छे से देखना, शांति से 2x मत करना। जिस स्पीड पे चल रहा है उसी स्पीड पे, नॉर्मली स्पीड पे देखना लेक्चर को। उसके बाद जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। ये वाला नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ इंडेक्स 111 ऑन जॉइंट अरेंजमेंट्स। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग इंडेक्स 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स। अब ये जॉइंट अरेंजमेंट होता क्या है? जॉइंट अरेंजमेंट होता क्या है? देखो, अभी तक हमने क्या बोला कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे कंट्रोल कर रहा है, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जॉइंट अरेंजमेंट में क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा पार्टी, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके किसी और पे कंट्रोल कर रहा है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल? ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि जहां पे लेट सपोज मेरे पास कंट्रोल नहीं है। एक बात समझो, एक बात समझो, ये है रिलायंस कंपनी, ये है रिलायंस कंपनी। ओके, इसका एक इन्वेस्टर मैं हूं, एक इन्वेस्टर मैं हूं वीजे। मेरे पास लेट सपोज 20% शेयर्स है। एक इसका इन्वेस्टर है आशीष, इसके पास लेट सपोज 25% है। और इसके पास एक इन्वेस्टर और है, लेट सपोज आर्या, इसके पास 10% है। और कम करो उसको, 45, हाँ। और एक और इन्वेस्टर है अरुणा, इसके पास 5% है। कितना हुआ? 20, 20, 40, 10, 50, हाँ। और एक और इन्वेस्टर है, सबका नाम आ गया इसमें। और कौन इन्वेस्टर है बताओ? तो शंकर, एक शंकर है, शंकर के पास 10% है, शंकर के पास 10% है। एक बात बताओ, इंडिविजुअली किसी के पास कंट्रोल है क्या? मेरे पास है? नहीं है, मेरे पास भी नहीं है इंडिविजुअली कंट्रोल। आशीष के पास है क्या कंट्रोल इंडिविजुअली? नहीं है। आर्या के पास है क्या इंडिविजुअली कंट्रोल? नहीं है। अरुणा के पास है क्या इंडिविजुअली कंट्रोल? नहीं है। शंकर के पास है क्या? नहीं है। तो हमने क्या किया, हम लोग सबने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जहां पे आशीष भी थे, विशाल भी है, शंकर भी है, अरुणा भी है, आर्या भी है। सबका नाम ए सही है क्या यहाँ पे? ठीक है, सब ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सब ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है ज्वाइंट अरेंजमेंट। अब इस ज्वाइंट अरेंजमेंट में अगर ये पांचों पार्टी मिलके, ये पांचों पार्टी मिलके इस पे कितना आ गया बताओ तो? 20 + 15 35, 35 10 45, 45 5 50, 50 + 10 60%। नाउ ये कंट्रोल करता है क्या? ये इसको कंट्रोल करता है क्या? ये कंट्रोल कर रहा है क्या इसको? ये कंट्रोल कर रहा है क्या इसको? जी हाँ, ये कंट्रोल कर रहा है इसको, ये कंट्रोल कर रहा है इसको। तो ये क्या हो रहा है? दिस जॉइंट अरेंजमेंट हैज अ जॉइंट कंट्रोल ओवर द रिलायंस। तो इसको बोलते हैं, ये है एक जॉइंट अरेंजमेंट, ये है एक जॉइंट अरेंजमेंट। लेकिन एक बात समझो, एक बात समझो, इसी एग्जांपल में अगर मैं ये चेंज करूं, यहां पे मैं अगर चेंज करूं, लेट सपोज मैं अपने पास रख दिया यहां पे लेट सपोज 60%, मैं अपने पास यहां पे रख लिया लेट सपोज 60%। तो और फिर भी मैं यहां पे क्या हुआ, क्योंकि मेरे को आशीष और सबने, आप लोग सबने बोला, आशीष, आर्या, अरुणा, शंकर, सबने मेरे को बोला कि सर एक काम करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। हम बोलो ठीक है, चलो साथ मिलकर काम करेंगे यहाँ पे। तो मैंने फिर भी एक ज्वाइंट अरेंजमेंट साइन कर लिया आप लोग के सबके साथ। मैंने एक ज्वाइंट अरेंजमेंट साइन कर लिया आप लोग सबके साथ कि हम लोग मिलके डिसीजंस लेंगे। तो क्या ये ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्यों? इवन दो वी आर टेकिंग डिसीजन साथ में, बट आई हैव अ कंट्रोल इंडिविजुअली। मेरे पास इंडिविजुअली भी कंट्रोल है, मेरे पास इंडिविजुअली भी कंट्रोल है। अगर मेरे पास इंडिविजुअली कंट्रोल है तो ये ज्वाइंट कंट्रोल नहीं कहलाएगा। तो ये ज्वाइंट कंट्रोल कहे नहीं कहलाएगा। क्यों ये ज्वाइंट कंट्रोल क्यों नहीं कहलाएगा? समझो बात को। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर किसी दिन मेरा आप लोगों से लड़ाई हो गया, अगर किसी दिन मेरा आप लोगों से लड़ाई हो गया, तो उस दिन मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं बोलूंगा तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं तो चला, मैं अपना अलग डिसीजन लूंगा, मैं अपना अलग डिसीजन लूंगा, मैं अपना अलग डिसीजन लूंगा।
शिवानी उसके लिए क्लास में एक्टिव होना पड़ता है, क्लास में एक्टिव हो। ओके चलो ठीक है, अब समझो बात को। यहां पे क्या हो रहा है कि तो अगर मेरे पास इंडिविजुअली कंट्रोल है, अगर मेरे पास इंडिविजुअली कंट्रोल है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास इंडिविजुअल कंट्रोल है और अगर मैं किसी पॉइंट पे आप लोगों से डिसएग्री कर रहा हूं, मैं बोलूंगा तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं अपना डिसीजन अपने से ले लूंगा, मेरे पास कंट्रोल है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है, मैं अपना डिसीजन अपने हिसाब से लूंगा। सो ये इवन दो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बट स्टिल आई डू हैव द पावर, आई डू हैव द पावर, आई डू हैव द पावर। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? समझ रहे हो? तो ये अब देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट? ज्वाइंट अरेंजमेंट बोल रहा है इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल? ज्वाइंट कंट्रोल मतलब द पार्टीज हैविंग द अंडरस्टैंडिंग हैव कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग मतलब अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हैविंग अंडरस्टैंडिंग हैव कंट्रोल, उनके पास कंट्रोल है एंड प्लस यूनानिमस कंसेंट चाहिए होगा। मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सब पार्टी का सहमत होना जरूरी है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सब पार्टी का सहमत होना जरूरी है। अगर अगर मैं अपने से ही डिसीजन ले लूं तो क्या यूनानिमस कंसेंट हुआ? नहीं, ऑल द पार्टीज मस्ट अग्री टू इट। एग्जांपल देखो, ए के पास 15 है, बी के पास 10 है, सी के पास 55 है, तो नाउ सी, अगर यहां पे समझो, अगर किसी डिसीजन में सी डिसएग्री कर रहा है तो वो अपने से डिसीजन ले लेगा। तो क्या यूनानिमस कंसेंट का बात आया? नहीं आया। यूनानिमस कंसेंट का बात आया? नहीं आया। सी खुद से भी डिसीजन ले सकता है। सो ये ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होगा, ये ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होगा। सो देखो, दो देयर इज एन अरेंजमेंट बिटवीन ए बी एंड सी, बट स्टिल ए नहीं सी, but still C has standalone control, hence joint control does not exist, and this is a case of this is not a joint arrangement, this is not a joint arrangement, it is rather individual control where C controls that entity, where C controls D, where C controls D. It's a classic case of parent subsidiary relationship, it's a classic case of parent subsidiary relationship. बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? नाउ अब स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, तो ज्वाइंट अरेंजमेंट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्वाइंट ऑपरेशन और एक होता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट ऑपरेशन और एक होता है ज्वाइंट वेंचर, दोनों में फर्क क्या है? समझो बात को, फर्क क्या है ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर। एक बार स्टैंडर्ड को उठा के साइड में फेंको, हम लोग दोनों एक लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, एक लॉजिकली समझते हैं ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या होता है, ये समझो बात को। मैंने और शंकर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने और शंकर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, मैंने और शंकर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि हम लोग दोनों साथ में काम करेंगे, हम लोग दोनों साथ में काम करेंगे यहां पे। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम अपना रिसोर्सेस लेके आएंगे, तुम अपना रिसोर्स लेके आओ, हम अपना रिसोर्स लेके आ रहे हैं, तुम अपना रिसोर्स लेके आओ, दोनों अपना अपना रिसोर्स लेके आएंगे और साथ बैठ के काम करेंगे। हम लोग उसमें हम लोग साथ बैठ के काम करेंगे बस, ठीक है। वी विल टेक इनपुट्स फ्रॉम ईच ऑफ वन ऑफ अस, बट वी विल वर्क, ओके। तो अब ये क्या हो रहा है, समझो बात को। और जितना भी हम लोग जो साथ में काम किए उसका जो भी आउटपुट बनेगा, उसका जो भी आउटपुट बनेगा वो तुम इतना लेके चल जाना, शंकर इतना लेके चल जाएगा। जो भी खर्चा लगेगा वो विशाल इतना बियर करेगा, शंकर इतना बियर करेगा। जो भी प्रॉफिट होगा विशाल इतना बियर करेगा, शंकर इतना बियर करेगा। जो भी असेट्स होगा विशाल का इतना असेट्स, शंकर का इतना असेट्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, a clear cut distinction is there for the revenue, for the cost, for the assets, for the liabilities. So there is a separate ratios, separate sharing ratios for the revenue, for the cost, for the profitability, for the, you can say for the income, for expenses, for assets, for liabilities. इसको बोलते हैं joint operation, इसको बोलते हैं joint operation। अब दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, मैं और शंकर दोनों आए, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, ओके। नाउ हमारा इंटेंट है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाना, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। नाउ हम लोग जो साथ में यहां पे काम कर रहे हैं, अब यहां पे इंटेंट क्या है कि मैंने, लेट सपोज मैंने इतना परसेंटेज इन्वेस्ट किया है, शंकर ने इतना परसेंट इन्वेस्ट किया है। नाउ टू द एक्सटेंट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, वी हैव द राइट टू नेट असेट्स,
वी हैव द राइट टू नेट असेट्स। लेट सपोज मैंने 50% इन्वेस्ट किया है, शंकर ने 50% इन्वेस्ट किया, तो मेरा 50% तक का राइट है टू नेट एसेट्स। उस कंपनी में जितने भी नेट एसेट्स होंगे उसका 50% मेरा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का 50% मेरा, इनकम का 50% मेरा, कॉस्ट का 50% मेरा, असेट का 50% मेरा, इनका लाइबिलिटी का 50% मेरा, सब चीज का 50% मेरा, इवन शंकर का भी 50% उसका। सो देयर इज अ राइट टू नेट एसेट्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट वेंचर, इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। ओके ना, अब स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है, आ जाओ देखते हैं। स्टैंडर्ड बोल रहा है अगर आपका जॉइंट अरेंजमेंट जो होता है जहां पे टू और मोर पार्टीज ज्वाइंटली कंट्रोल अ थर्ड पार्टी, टू और मोर पार्टीज ज्वाइंटली कंट्रोल अ थर्ड पार्टी, अगर ऐसा केस सिनेरियो आता है तो इसको पहले तो बोलते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट। इफ देयर इज अ केस ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल, अगर ज्वाइंट कंट्रोल है तो उसको हम लोग ज्वाइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। नाउ अब ज्वाइंट अरेंजमेंट को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर। नाउ एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। प्लस ज्वाइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग अलग होता है और ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग अलग होता है, तो हमें इसके लिए भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ये ज्वाइंट वेंचर है। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड बोल रहा है सबसे पहला, पहले देखो जो ज्वाइंट अरेंजमेंट है क्या वो स्ट्रक्चर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड, क्या एक कोई हमने इस ज्वाइंट अरेंजमेंट के लिए कोई एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट किया है, क्या हमने इसके लिए कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट किया है। ओके नाउ सेपरेट एंटिटी का क्रिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज मतलब समझो, मेरी एंटिटी का नाम था विशाल प्राइवेट लिमिटेड, शंकर के एंटिटी का नाम था शंकर प्राइवेट लिमिटेड। हमारे दोनों अपने अलग अलग कंपनीज थी, मेरी अपनी अलग कंपनी, शंकर की अपनी अलग कंपनी। राइट नाउ वी जस्ट थॉट कि हम लोग साथ में काम करेंगे, हम लोग साथ में काम करेंगे, बट हमने इसके लिए कोई अलग से कोई कंपनी नहीं ओपन किया, कोई अलग से कंपनी ओपन नहीं किया, साथ में काम किया। जितना रेवेन्यू आया, जो मेरा शेयर ऑफ रेवेन्यू था वो मैं लेके गया, जो मेरा शेयर ऑफ कॉस्ट था वो मैं लेके गया, जो मेरा शेयर ऑफ असेट था वो मैं लेके गया, जो मेरा शेयर ऑफ लायबिलिटी था वो मैं लेके गया। सिमिलरली फॉर शंकर का ऑल्सो कोई नया एंटिटी क्रिएट नहीं हुआ, कोई नया एंटिटी क्रिएट नहीं हुआ। हाँ एक अग्रीमेंट था, फॉर श्योर एक अग्रीमेंट था, तो इसको बोलते हैं ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्योंकि कोई एंटिटी क्रिएट ही नहीं हो रहा है ना, कोई एंटिटी क्रिएट ही नहीं हुआ ना, तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है आपका। बोला अगर आपने एंटिटी क्रिएट किया है, देखो अगर एंटिटी क्रिएट नहीं हुआ है तब तो आगे देखना ही नहीं है, अगर एंटिटी क्रिएट नहीं हुआ है तब तो देखना ही नहीं है, आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है। अगर एंटिटी क्रिएट हुआ है तो क्या बोलते ज्वाइंट वेंचर है, नहीं। अगर एंटिटी क्रिएट हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट सपोज हमने एंटिटी क्या क्रिएट किया, वीएस प्राइवेट लिमिटेड, हमने एंटिटी क्रिएट किया वीएस प्राइवेट लिमिटेड, हमने ये एंटिटी क्रिएट किया, हमने एंटिटी क्रिएट किया। अब इसमें 50% मैंने इन्वेस्ट किया, 50% शंकर ने इन्वेस्ट किया। ओके नाउ अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं अगर ये एंटिटी क्रिएटेड है तो अब देखो हमारे पास राइट किस चीज का है, अगर हमारे पास राइट है टू स्पेसिफिक असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इनकम एंड कॉस्ट, तो ये मेरा ज्वाइंट ऑपरेशन है, तो मेरा ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। अगर मेरे पास राइट है टू नेट असेट्स तो मेरा ये ज्वाइंट वेंचर है, तो मेरा ये ज्वाइंट वेंचर है। बोलो क्लियर एवरीवन। ओके सो हमें देखना पड़ेगा मेरे पास क्या चीज का राइट है, राइट टू स्पेसिफिक असेट्स लायबिलिटीज है या राइट टू नेट असेट्स है। ओके नाउ अब समझो बात को, जो ज्वाइंट ऑपरेशन अगर क्लासिफाई होता है तो उसका अकाउंटिंग इंड एस 111 इसी स्टैंडर्ड में कवर्ड है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग इंड एस 111 जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में कवर्ड है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं ज्वाइंट वेंचर है, तो ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग इंड एस 111 नहीं कवर करता है, वो अपने आप वो इंड एस 28 में कवर्ड होता है, वो इंड एस 28 में कवर होता है, वो इंड एस 28 में कवर होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन। ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग इंड एस 28 में कवर होता है। पहले मुझे अब ये बताओ, इज इट क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं। अगर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ये ज्वाइंट वेंचर है, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, बताओ क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इजिली, कम ऑन गाइस टेल मी।
ओके नाउ, अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है यहाँ पे, एक बात और बोलता है, बोला अगर हमने कोई एंटिटी क्रिएट किया, मैंने और शंकर ने मिलकर कोई एक एंटिटी क्रिएट किया, और उस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि उसमें जो भी सामान बनेगा उस एंटिटी में, वो मैं और शंकर लेके चल जाएंगे। सामान बना, वो मैं और शंकर लेके चल जाएंगे। तो बोला ये भी ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्योंकि ये एंटिटी कोई बिजनेस तो कर ही नहीं रही है। ये एंटिटी जो बनी है ये कोई बिजनेस कर रही है कि नहीं? यहाँ पे विशाल आया, शंकर आए, राइट, दोनों आया यहाँ पे, और दोनों ने अपना कोई प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन में जो भी आउटपुट बना वो लोग दोनों अपना अपना हिस्सा लेके चला गया। तो बोला अगर इस टाइप की कोई एंटिटी बनती है तो ये भी ज्वाइंट ऑपरेशन कहलाएगी। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। आ जाओ, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे जवाब देते जाओ, ठीक है। X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर्म अ ज्वाइंट अरेंजमेंट। देखो क्वेश्चन में लिख दिया ज्वाइंट अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लिख दिया ज्वाइंट अरेंजमेंट मतलब जेसी एग्जिस्ट्स, कैन आई से जेसी एग्जिस्ट्स। अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट लिख दिया है मतलब जेसी एग्जिस्ट्स, ज्वाइंट कंट्रोल एग्जिस्ट्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल मोबाइल फोन। Under the terms of the arrangement, both X and Y are to use their own assets to manufacture the mobile phone. Both are responsible for the liabilities related to their respective manufacture. The arrangement also lays down the distribution revenues from the sale of mobile phones. एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड देयर ऑफ। बोला रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो बता रहा है। हाउएवर एक्स लिमिटेड हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड डज नॉट रिक्वायर कंसेंट ऑफ वाई लिमिटेड इन दिस एस्पेक्ट। नो सेपरेट एंटिटी इज क्रिएटेड फॉर द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं क्रिएट किया गया है। बताओ ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है? ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है? और फर्स्ट बात, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट भी है या नहीं है? ये ज्वाइंट अरेंजमेंट भी है या नहीं है? शंकर का आंसर आ रहा है ज्वाइंट ऑपरेशन, अरुणा का भी आंसर आया ज्वाइंट ऑपरेशन। लेट मी टेल यू, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है। ये ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है। ज्वाइंट अरेंजमेंट का पॉइंट क्या था कि ज्वाइंट कंट्रोल एग्जिस्ट्स। ज्वाइंट कंट्रोल का पॉइंट क्या था? पार्टीज हैविंग अंडरस्टैंडिंग हैव कंट्रोल एंड दे टेक यूनानिमस डिसीजंस, यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। क्या आपको बताओ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पे यूनानिमस कंसेंट आ रहा है क्या? मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पे यूनानिमस कंसेंट आया क्या? बताओ आप लोग बच्चों। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में एक्स क्या हो गया? एक्स बड़ा, एक्स होशियार बन रहा है, एक्स जो है बहुत स्मार्ट बन रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है। बोला नहीं नहीं वाई तुम रुको। एक्स बोल रहा है वाई तुम रुक जाओ, मैं कर लूंगा, मैं सारा डिसीजन ले लूंगा, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत नॉलेज है मुझे, तो मैं सारा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मैं संभाल लूंगा, तुम्हें इसमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक्स कंट्रोल कर रहा है, बट यहां पे यूनानिमस कंसेंट नहीं आ रहा है। यूनानिमस कंसेंट नहीं मतलब ज्वाइंट कंट्रोल नहीं, ज्वाइंट कंट्रोल नहीं मतलब ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं, ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं तो ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर का बात ही कहां से आया? बोलो क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2, continuing with one above, what would be the classification of the joint arrangement if X and Y both jointly control all the relevant activities of joint arrangement including the marketing and distribution? अब देखो अब जो है X लिमिटेड जमीन पे आया, बोला अब क्या बोल रहा है? X लिमिटेड जमीन पे आया और X लिमिटेड क्या बोल रहा है यहां पे कि हम लोग सब डिसीजन साथ साथ लेंगे, बताओ अब क्या हो गया यहां पे? ज्वाइंट ऑपरेशन। क्यों? 2 रीजन। पहला बात तो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं किया, फॉर्म किया गया था। तो ऐसे ही ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया। दूसरा बात, अगर ज्वाइंट एंटिटी होता भी तो यहां पे राइट टू नेट एसेट्स था या राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है? बताओ, राइट टू नेट एसेट्स है या राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है? तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया। क्यों?
बिकॉज पहला बात तो नो सेपरेट एंटिटी, प्लस ये राइट टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज है, राइट टू नेट असेट्स नहीं है, ये राइट टू नेट असेट्स नहीं है। ओके चलो फिर दूसरा क्वेश्चन, what would be the classification of joint arrangement if under the terms of arrangement a separate entity is created to manufacture the mobile phone? तब भी ये joint operation होगा, तब भी ये joint operation होगा। क्यों? बिकॉज राइट टू नेट असेट्स नहीं है, राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है, राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है। 4 पढ़ो, continuing with 3 above, joint arrangement is a means of marketing mobile phones on a common platform, but the output of the joint arrangement is purchased by both X Limited and Y Limited in the ratio of 50-50. The joint arrangement cannot sell output to third parties. The price of the output sold to X Limited and Y Limited is set by both the parties of the arrangement to cover the production cost and other admin cost. बोल रहा क्या, जितना प्रोडक्ट बनाया वो हम लोग सब लेके जा रहे हैं, वो हम लोग सब लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपका ज्वाइंट ऑपरेशन। क्यों? हम लोग किसी बाहर वाले को सेल ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सब लेके चल जा रहे हैं, आपस में ही लेके चल जा रहे हैं, तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया, ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? देखो ये लाइन पढ़ो, द कैनॉट सेल द आउटपुट टू थर्ड पार्टीज, आउटपुट ऑफ द ज्वाइंट इज परचेज बाय एक्स एंड वाई, ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन। ओके फिर क्या बोल रहा है, वुड योर आंसर इन 4 बी डिफरेंट इफ एक्स एंड वाई सोल्ड देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ आउटपुट टू थर्ड पार्टीज? हाँ, अब अगर समझो बात को, यहां पे क्या बोल रहा है, हमने परचेज कर लिया, परचेज करके हम थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, हाउ डज इट मैटर? ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन। क्या बोल रहा है, समझो बात को, एक्स वाई ज्वाइंट अरेंजमेंट, ये दोनों यहां पे गया, काम किया, आउटपुट बनाया, और आउटपुट का 50% ये खरीद लिया, आउटपुट का 50% ये खरीद दिया, और फिर जितना खरीदा ये बाहर वालों को सेल कर दिया, ये बाहर वालों को सेल कर दिया। बोला डज इट मेक ए डिफरेंस? नो, इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन। अगेन, would your answer in 4 be different if X and Y sold their respective share of output to third parties? No, it won't make any difference. No, it won't make any difference. लास्ट में आ जाओ, क्या बोल रहा है, assume that in 4 above the contractual terms of the arrangement were modified so that the joint arrangement of the entity is not obliged to sell the output to X and Y but was able to sell the output to third parties. अब क्या होगा, 50-50 था यहां पे पहला बात, तो राइट टू नेट एसेट्स, राइट टू नेट एसेट्स हो गया, 50-50 था, राइट टू नेट एसेट्स हो गया, राइट टू नेट एसेट्स हो गया, और हम लोग बाहर वालों को भी सेल कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका ज्वाइंट वेंचर। बोलो अब क्लियर है क्या? तो मैं इसका कंक्लूजन लिखूं, जे ओ जे ओ जे ओ जे ओ जे ओ और जे वी। बोलो इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस टेल मी। क्या आपको जेओ और जेवी का मतलब समझ में आया एवरीवन? जेओ और जेवी का मतलब समझ में आया आपको? आ जाओ, इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग बुक से डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक बार बुक से डिस्कस करते हैं पूरा सारा टाइप्स को। चलो पहले आपका जो क्वेरी मैं उसको सॉल्व करता हूं। आप बोल रहे हो 6th पॉइंट नहीं समझ में आया, यहां पे क्या बोल रहा है, समझो बात को। अगर आपने कोई बिजनेस किया है, अगर आपने कोई बिजनेस किया है, ठीक है, ए और बी ना, एक्स और वाई है, ओके, एक्स और वाई एक ज्वाइंट अरेंजमेंट फॉर्म किया, उसमें जो भी आउटपुट बनाया हम लोग खुद ही परचेज कर लिए, हम लोग खुद ही परचेज कर लिए। बोलो कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या हम लोग? बताओ, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या? नहीं ना। बट अगर हम ए और बी या एक्स और वाई साथ में काम कर रहा है, उसने कुछ आउटपुट बनाया, इस आउटपुट को बाहर वालों को बेचा, इस आउटपुट को बाहर वालों को बेचा, कोई बिजनेस है ना, बिजनेस है ना यहां पे कोई, राइट? तो बोला यहां पे बिजनेस है, तो ये इट
can be a case of joint venture if there is a right to net assets. If there is a right to net assets, so it can be a case of joint venture. Okay, तो यहां पे देखो क्या बोला था 6 में, assuming that in part 4 above, assuming that in part 4 above, part 4 क्या था, ये वाला part 4 क्या था, ये वाला. Okay, the contractual terms of the arrangement were modified so that the joint arrangement entity is not obliged to sell the output to X और Y. बोला X और Y को सिर्फ बेचने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम लोग बाहर वालों को भी सामान बेच सकते हैं आराम से, बाहर वालों को भी सामान बेच सकते हैं, मतलब बिजनेस कर रहा है. और राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है या राइट टू नेट असेट्स है, क्योंकि 4 में क्या बोला, 50-50 बोला था, मतलब राइट टू नेट असेट्स है, मतलब राइट टू नेट असेट्स है, राइट टू नेट असेट्स है. तो क्या हो गया आपका ज्वाइंट वेंचर, ये क्या हो गया आपका ज्वाइंट वेंचर हो गया. ओके, एक बार क्या करते हैं, इसको हम लोग बुक से पूरा थियरी एक बार रीड करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और इनहेंस होगी. बुक में पेज नंबर है आपका 792, इसका पेज नंबर है 792. आ जाओ एक बार डिस्कस करते हैं. आंसर्स, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर डिस्कस करते जाओ. X and Y manufacturing similar type of mobile phone form a joint arrangement, okay, to sell mobile phones. Under the terms of arrangement, X and Y are to use their own assets to manufacture the mobile phone. Both are responsible for the liabilities. Okay, arrangement lays down the distribution revenues from the sale. Okay, X has the exclusive control over the marketing. X has exclusive control over the marketing. So इसका आंसर पढ़ो क्या बोल रहा है. For an arrangement to be either a joint operation or a joint venture, it depends on whether the parties to the arrangement have the right to assets and obligations for the liabilities. It will be a joint operation. अगर right to assets and obligation for liabilities है तो ये joint operation. और with the parties to the arrangement have the right to net assets, अगर right to net assets है तो joint venture कहलाएगा. Right to net assets तो joint venture कहलाएगा. Now अब क्या बोल रहा है, in order to fit the definition of joint arrangement, the parties to the arrangement should have joint control over the arrangement. In the given case, decisions pertaining to relevant activity, that is marketing and distribution, are solely controlled by X Limited. Such decisions do not require the consent of Y. Hence, the joint control test is not satisfied in this arrangement, and this arrangement does not fit in the definition of joint arrangement in accordance with the standard. तो बोला ये joint arrangement ही नहीं है. तो पहला वाला केस क्या था कि ये joint arrangement ही नहीं है. ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर की तो बात छोड़ो, ये तो ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है. बोलो पार्ट नंबर 1 सबको क्लियर है अब लॉजिक के साथ? पार्ट नंबर 1 क्लियर है सबको? 1 बाय 1 चल रहा हूं, बताओ पार्ट नंबर 1 क्लियर है? पार्ट नंबर 2 में आ रहा हूं. क्या बोल रहा है, कंटिन्यूइंग विथ 1 अबव, व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इफ एक्स एंड वाई बोथ, if X and Y both jointly control all the relevant activities of joint arrangement of marketing and distribution. तो ये देखो अब यहां पे क्या है, क्योंकि jointly control कर रहा है तो ये joint arrangement तो है, लेकिन ये joint operation है या venture है, तो ये बोलेंगे joint operation है, ये joint operation है. मैं पहले अपना आंसर दे रहा हूं फिर आपको बुक का आंसर रीड कराऊंगा. ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्यों? फॉर 2 रीजंस. पहला तो कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं किया गया था, दूसरा यहां पे सब कोई अपने असेट्स और लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है. देखो क्या बोल रहा है आंसर में, where X and Y both jointly control the relevant activities, where X and Y both jointly control the relevant activities of the arrangement, since no separate entity is formed for the arrangement, the joint arrangement is in the nature of joint operation. बोला ये joint operation है. बोलो 1 और 2 दोनों को क्लियर है? 1 और 2 दोनों क्लियर है आपको? तीसरा में आओ, what would be the classification of arrangement if under the terms of arrangement, बोला if under the terms of arrangement a separate entity is formed, बोला अगर एक separate entity form होती है तो क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर सेपरेट एंटिटी है तो वी हैव द राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ज्वाइंट ऑपरेशन. वी हैव द राइट टू नेट असेट्स, तो ज्वाइंट वेंचर. तो आ जाओ आंसर में क्या बोला देखो, तो वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट अ सेपरेट व्हीकल इज फॉर्म्ड टू गिव इफेक्ट टू द ज्वाइंट अरेंजमेंट, देन द ज्वाइंट अरेंजमेंट कैन बी आइदर अ ज्वाइंट ऑपरेशन और अ ज्वाइंट वेंचर. हाउ हेंस इन द गिवन केस इफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऑफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट
गिव बोथ एक्स एंड वाई द राइट टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर लाइबिलिटीज, तो ये क्या हो जाएगा आपका ज्वाइंट ऑपरेशन। इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट गिव बोथ एक्स एंड वाई द राइट टू नेट असेट्स, तो क्या हो जाएगा आपका ज्वाइंट वेंचर। क्वेश्चन ने कंक्लूड नहीं किया, बस डायरेक्ट आपको एक गाइडेंस देके छोड़ दिया। क्वेश्चन ने कंक्लूड नहीं किया इस पॉइंट को यहां पे, ओके बट हमें प्राइमा फेसी लग रहा है, प्राइमा फेसी क्वेश्चन देके पढ़ रहा है कि राइट टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटीज है, ओके तो ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन कहलाएगा, ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन कहलाएगा। चौथा क्या बोल रहा है, कंटिन्यूइंग विद पार्ट 3 अबव, ज्वाइंट अरेंजमेंट इज अ मींस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, but the output of the arrangement is purchased both by X and Y in the ratio of 50:50. The joint arrangement cannot sell output to third parties. ओके तब क्या होगा, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अब पढ़ो इस पॉइंट को अच्छे से समझना, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। Where the right to assets and liabilities are, where the right to assets and liabilities are not clear from the contractual arrangement, then other facts and circumstances are also need to be considered. क्या है, when the provision of the activities of the joint venture is primarily to produce output and the output is available distributed only to the parties of the arrangement in some predetermined ratio, then this indicates the parties have substantially the benefits, economic benefits of the assets of the arrangement. The only source of cash flows of the arrangement is the receipt from the parties through purchases of the output, and parties have a liability to fund the settlement of liabilities of the separate entity. Such an arrangement indicates that the joint arrangement is the nature of joint operation. इसका मतलब क्या हो, समझोगे? इसका मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा है, मैं यहां पे लिखूं, समझो, देखो इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है, मैं यहां पे लिख एक शॉर्ट में बता रहा हूं। बोला अगर आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट है, एक मिनट रुकना, अगर आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो चेक करो कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म किया गया है या नहीं, सेपरेट एंटिटी फॉर्म्ड किया गया है या नहीं। इफ इसका आंसर आता है नो, तब तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, ज्वाइंट वेंचर है। अगर इसका आंसर आता है यस, तब हम लोग क्या देखेंगे कि आपके पास राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है, तो आपका हो गया ज्वाइंट, सॉरी ये ज्वाइंट वेंचर नहीं, ज्वाइंट ऑपरेशन, ये हो गया ज्वाइंट ऑपरेशन, ये हो गया आपका ज्वाइंट ऑपरेशन। अगर आपका राइट टू नेट असेट्स है, अगर आपका राइट टू नेट असेट्स है तो ये हो गया आपका JV। बोला अगर इफ इट इज अनक्लियर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट इज अनक्लियर, स्टैंडर्ड बोलता है इफ इट इज अनक्लियर, नहीं पता चल रहा है ये राइट टू असेट्स है या राइट टू लायबिलिटी है या राइट टू नेट असेट्स है, नहीं पता चल रहा है, इफ इट इज अनक्लियर कि ये असेट्स एंड लायबिलिटीज है या ये नेट असेट्स है, नहीं पता चल रहा है, तो बोला अदर वी विल इवैल्यूएट अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, इवैल्यूएट अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब अब क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस, एग्जांपल अगर जो पार्टीज टू द अरेंजमेंट है, पार्टीज टू द अरेंजमेंट परचेजेज ऑल द आउटपुट्स, परचेजेज ऑल द आउटपुट, अगर परचेज कर ले रहा है पूरा, तो बोला तब भी ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है, तब भी ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है। बोलो क्लियर यहां तक? अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन में वापस से, अब पढ़ो इस लाइन को, अब समझ में आएगा आपको इसका मतलब। कहां गया 8, ये वाला लाइन अब पढ़ो, पैराग्राफ फिर से पढ़ो, ये वाला क्या बोल रहा है, whether the right to assets or liabilities of the obligations are not clear from the contractual arrangement,
then other facts and circumstances also need to be considered to determine whether the joint arrangement is a joint operation or a joint venture. When the provision of activities of the joint venture is primarily to produce output and the output is available or distributed only to the parties of the arrangement in some predetermined ratio, then this indicates that the parties have substantially all the economic benefits of the arrangement. The only source of cash flows to the arrangement is the receipt from the parties through their purchases. Okay, and the parties have a liability to fund the settlement of liabilities of the separate entity. Such an arrangement indicates कि ये joint operation है. आपने जितना जितना परचेज किया उतना उतना आपका ऑब्लिगेशन है टू पे. तो ये आपका हो गया joint operation. In the given case, output of the joint arrangement is exclusively used by X and Y, and the joint arrangement is not allowed to sell the output to outside parties. Hence, the joint arrangement between X and Y is the nature of joint operation. बोलो क्लियर? क्लियर एवरीवन? फिर अब यहां पे क्या बोल रहा है? ये हो गया 4. तो ये हो गया 4 में क्या बोला? ये भी हो गया आपका जॉइंट ऑपरेशन. फिफ्थ में क्या बोल रहा है? विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ X एंड Y सोल्ड देयर रेस्पेक्टिव शेयर टू थर्ड पार्टी? मतलब पहले जियो से परचेज किया, परचेज करके फिर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया. विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. समझो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. व्हाई? It will not make any difference. The output of joint arrangement is exclusively for use by parties to the arrangement, or the parties to the arrangement sold their output to the third parties. Even if X and Y sold their respective share of output to third parties, the fact still remains the same that the joint arrangement cannot sell directly to third parties. ज्वाइंट अरेंजमेंट कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, यहां पे द पार्टीज टू द अरेंजमेंट बिजनेस कर रहा है. पार्टीज टू द अरेंजमेंट यूजेस द ज्वाइंट अरेंजमेंट जस्ट फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स. तो ज्वाइंट अरेंजमेंट जो है उसको सारा फंडिंग कहां से मिल रहा है? जो पार्टीज टू द अरेंजमेंट से मिल रहा है. उसका कस्टमर कौन है? ज्वाइंट अरेंजमेंट का पार्टीज है, राइट. तो बाहर वाले से तो कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा है ना ये वाला, राइट. तो इसलिए बोला ये वाला जो है जॉइंट ऑपरेशन ही कहलाएगा. डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ पार्टी टू द अरेंजमेंट जो परचेज करके बाहर वालों को सेल कर रहा है नहीं. अगर जॉइंट अरेंजमेंट डायरेक्टली सेल कर रहा होता, तो हाँ हम लोग समझते, बट यहां पर डायरेक्टली सेल कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं. अब पार्ट नंबर 6 में आओ. तो बोला ये भी आपका हो गया जॉइंट ऑपरेशन. पार्ट नंबर 6 में क्या बोल रहा है? अज्यूम दैट इन पार्ट नंबर 4 अबव, इसमें द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स of the arrangement were modified so that the joint arrangement is not obliged to sell the output to X and Y but also sell the output to third parties. बोला बाहर वालों को भी सेल कर सकता है. तो क्या बोल रहा है? अगर हम लोग बाहर वालों the separate entity to sell the output to third parties, this would result in the separate entity assuming demand, inventory, credit risk. That is business कर रहा है, कोई business हो रहा है. Such fact and circumstance indicate that the arrangement is a joint venture. तो ये joint venture बन जाएगा आपका. तो बोला यहां पे आपका ये joint वेंचर कहलाएगा. अब क्लियर है? बताओ तो मुझे, क्या ये द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर, इज इट क्लियर नाउ? कम ऑन गाइस, टेल मी, क्या क्लासिफिकेशन क्लियर है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं. तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि ज्वाइंट अरेंजमेंट को ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर में क्लासिफाई कैसे करते हैं. अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कि अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. अगर ये ज्वाइंट वेंचर है तो इसका अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे इंड AS 28 में, जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग लेने वाले हैं. ओके, तो आ जाओ अब पढ़ते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या करते हैं? वी जस्ट नीड टू अकाउंट फॉर आवर शेयर. क्वेश्चन पढ़ो. P and Q form a joint arrangement PQ using a separate vehicle P and Q. Okay, using a separate vehicle. Now फिर क्या बोला? सेपरेट व्हीकल फॉर्म किया गया है. तो हमें क्या देखना है? राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज है या राइट टू नेट असेट्स है? P and Q each own 50% of the capital of the PQ. However, the contractual terms of the arrangement states that P has the right to all assets of machinery and obligation to pay bank loan in PQ. P and Q have the right to all the assets in PQ,
okay, and the obligations for all the other liabilities in PQ in the proportion of the share of capital 50% each. बताओ, पहले मुझे बताओ, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट अरेंजमेंट है? सॉरी, ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है? ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है? ये हो गया आपका ज्वाइंट ऑपरेशन. इट इज अ केस ऑफ, it is a case of joint ऑपरेशन. ज्वाइंट ऑपरेशन का केस है. अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे? हाउ शुड पी रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन पीक्यू? पी कैसे रिकॉर्ड करेगा? आ जाओ लिखो बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड. लिख दो एक्सट्रैक्ट है ये बस. तो कैसे रिकॉर्ड करना बताओ तो हमें. बोला मशीनरी पूरा पी लेके जाएगा. बैंक का जो लोन है, बैंक लोन ना बोला ना, बैंक लोन, हाँ, ये भी पूरा पी लेके जाएगा. ये आपका 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये आपका 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये आपका 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो आ जाओ यहां पे हम लोग बोल सकते हैं. एक मिनट रुकना यार, जस्ट गिव मी मिनट. ओके, तो बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एक्सट्रैक्ट में क्या आएगा समझो. पहले तो आएगा नॉन करेंट असेट्स, में क्या आएगा? मशीनरी. पीपीई में कितना का आएगा? 2.5 लाख. फिर करेंट असेट्स, में कैश आएगा कितना? 50%, दैट इज 25,000 आएगा. ये बैलेंस टैली होगा कि नहीं? बैलेंस टैली नहीं कर सकते क्योंकि एक्सट्रैक्ट है ये बस एक्सट्रैक्ट है ना. फिर यहाँ पे इक्विटी आएगा कितना? इक्विटी कैपिटल कितना आएगा? 50% पे कितना? 75,000. फिर आएगा आपका यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी में बैंक लोन. कितना का बैंक लोन आएगा? 75,000 का बैंक लोन आएगा. फिर आएगा आपका अदर लोन. तो अदर लोन कितना आएगा? 50% पे, दैट इज 75,000 का 50% कितना हो गया? 37,500, राइट? 75,000 का 50% हो गया 37,500. बोलो क्लियर? यही हो गया आपका. तो हम लोग अपना अपना शेयर रिकॉर्ड कर लेंगे. अपना अपना शेयर रिकॉर्ड कर लेंगे. क्लियर एवरीवन? चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं. ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, देखो एक बार. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो प्लीज. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो प्लीज. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, मुझे बताओ सिमिलर है, मुझे बता दो सिमिलर है प्लीज. नहीं, टोटल नहीं करना है अरुणा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है ना. टोटल कैसे करोगे आप? एक्सट्रैक्ट है ना, टोटल नहीं कर सकते हम लोग, इसको छोड़ दो. चलो आ जाओ. 10 ठीक है, 10 सिमिलर है. देख लो क्या बोल रहा है. ए बी एंड बी सी एक ज्वाइंट अरेंजमेंट बनाया थ्रू सेपरेट व्हीकल पी क्यू आर. लीगल फॉर्म द व्हीकल डज नॉट कन्फर सेपरेशन बिटवीन द पार्टीज एंड द सेपरेट व्हीकल इटसेल्फ. Thus, both the parties have the right to assets and obligations for the liabilities of PQR, as neither the contractual terms nor the facts and circumstances indicate otherwise. It is concluded the arrangement is a joint operation, not a joint venture. क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि joint operation है. फिर क्या बोल रहा है? Both the parties have 50% each in the PQR. Now, however, the contractual terms of the joint arrangement state that AB के पास पूरा
ए बी जो है पूरा वाला बिल्डिंग वन को पूरा लेके जाएगा, मतलब ये बिल्डिंग वन जो है ये पूरा ए बी लेके जाएगा। फिर नाउ फर्दर क्या बोल रहा है, द ऑब्लिगेशन टू पे ऑल द डेट टू एक्स वाई जेड, तो ये भी पूरा ए बी लेके जाएगा। नाउ फिर क्या बोल रहा है, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी हैव द राइट टू अदर असेट्स ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 50% ईच। तो बोला जो और सब चीज है ये 50-50, ये भी 50-50, ये भी 50-50, और सब चीज 50-50 में जाएगा। बस बोला हाउ शुड ए बी लिमिट रिकॉर्ड इन द पी क्यू आर, अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो सिमिलर क्वेश्चन ये वाला हो गया, 10 भी सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये मेरे को मेजरली डिस्कस करना है एंड हमारा ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। 11 और 12 हमें डिस्कस करना है। अब 11 एंड 12 में ना मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूं, इसमें कोई स्पेसिफिकली जॉइंट अरेंजमेंट वाले स्टैंडर्ड का बात नहीं है, ये एकदम प्योर लॉजिक है। अगर किसी क्लास 10 के बच्चे से भी ये सॉल्व कराए क्वेश्चन तो वो भी समझ के सॉल्व कर देगा, क्लास 10 का बच्चा भी समझ के सॉल्व कर देगा। अगर चीज को समझ के सॉल्व करेगा तो वो भी हो जाएगा। तो इसमें इंडेस 111 का अलग से कोई बात नहीं है, इंडेस 111 का अलग से कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसमें एक सिंपल लॉजिक का एप्लीकेबिलिटी है। मैं समझा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। ओके आ जाओ। स्टेटमेंट फॉर्म देखो, टी शेप में मत बनाना, टी शेप में मत बनाना, अपना जो नॉर्मल आता है ना उसी में बनाना, ठीक है। टी शेप में ये वाला में बैलेंस शीट मत बनाना यार प्लीज, इट्स नॉट एप्लीकेबल ना, वो रिडंडेंट हो गया है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, ए इज वन ऑफ द पार्टीज ऑफ ए जॉइंट ऑपरेशन। बोला ये मेरा बिजनेस है, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। बोला ये एक जॉइंट ऑपरेशन है और इसमें दो पार्टीज हैं ए और बी, ए है और बी है। ए का होल्डिंग 60% है और बी का होल्डिंग 40% है। ओके नाउ ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एन असेट। बोला ये है बाहर में ए है, बोला ए के पास एक असेट था, ठीक है, ए के पास एक असेट था जिसका कैरिंग अमाउंट कितना था 100। ए ने इस असेट को इसको बेच दिया, इस जॉइंट ऑपरेशन को सेल कर दिया। सेल कितना में किया बताना जरा सा, 80 में। तो इसको नुकसान कितना हो गया, तो ए ने एंट्री क्या पास किया बताओ तो, ए का नुकसान कितना हो गया ओवरऑल, ए का ओवरऑल में नुकसान हो गया 20 का। बोला हाउ शुड ए अकाउंट फॉर द सेल ऑफ असेट। बोला ए अपने बुक्स में, ए अपने बुक्स में, ए अपने बुक्स में इसको कैसे अकाउंटिंग करेगा, इस सेल का कैसे अकाउंटिंग करेगा बताओ। बस यही क्वेश्चन है, दैट्स ऑल, बस यही क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। कितना आसान सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका एंट्री। बट लॉजिकली आप ये मत बोल देना बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू लॉस, इतना आसान भी नहीं है। लॉजिकली दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा गाइस, कम ऑन। एक बात बताओ, ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या होता है, हम लोग अपना अपना शेयर रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये असेट जब मेरे पास था तो मेरे पास इसका कितना कंट्रोल था, 100%। बोलो हाँ या ना। हमारे पास इसका 100% था ना। जब ये इसके पास गया तो ए का फिर भी कितना रहा, 60%। तो मतलब क्या हुआ, जब ये सेल ट्रांजैक्शन किया गया तो असेट का 40% सेल किया है ए ने, ए का असेट का 40% सेल किया है ए ने, असेट का 40% सेल किया है ए ने। अब एक बात बताओ, एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होगा, तो हम लोग क्या डी रिकॉग्नाइज क्या करें, डी रिकॉग्नाइज क्या करें बताओ, असेट को डी रिकॉग्नाइज कितना करेंगे, टू द ट्यून ऑफ 40%। तो 40 से डी रिकॉग्नाइज करो, 40% असेट को डी रिकॉग्नाइज करो। 40% पैसा मेरे लिए है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना 40% कितना, 80 का 40 कितना 32। तो मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 8 का लॉस हुआ मेरे को। ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा ए लिमिटेड।
ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा ए लिमिटेड। बताओ क्लियर है क्या? आर्या का पॉइंट आया सर ये तो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है। ऐसा लिखा है क्या यहां पे क्वेश्चन में कि ए के पास कंट्रोल है ज्वाइंट ऑपरेशन का? ऐसा लिखा है क्या? जस्ट बिकॉज 60% आ गया तो इसका मतलब है ए के पास कंट्रोल है? नहीं, डजंट मीन दैट। ओके, इट डजंट मीन दैट ए के पास कंट्रोल है, डजंट मीन दैट ए के पास कंट्रोल है। बोलो क्लियर है? तो बेसिकली आपको देखना है कि आपने अपना कितना का कंट्रोल लॉस किया। यहां पे 100 था लेकिन यहां पे भी तो 60 था ना आपके पास, क्योंकि ए का 60% होल्डिंग है, क्योंकि ए का 60% होल्डिंग है तो ए के पास 60 रह गया ना। हमने 60 रिटर्न किया, हमने एक्चुअली में कितना परसेंटेज कंट्रोल बेचा? 40% कंट्रोल बेचा। 40% कंट्रोल हमने एक्चुअली में बेचा है तो हमने 40% की अकाउंटिंग कर लिया। बोलो क्लियर है क्या ये वाला? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं देखता हूं, अगर आप ये वाला समझ गए हो तो 12 आप अपने खुद से सॉल्व कर दोगे। 12 आप खुद से सॉल्व करोगे। चलो बताओ। 12 बताओ। इसमें भी आपको ए के बुक्स में ही अकाउंटिंग बताना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलो बता देता हूं। ये अगेन ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें ए और बी है। ए के पास 60% है और बी के पास 40% है और ये है ए लिमिटेड। ज्वाइंट ऑपरेशन के पास एक असेट था जिसका कैरिंग अमाउंट हुआ करता था 100, जिसका कैरिंग अमाउंट हुआ करता था 100। ओके, ए ने इसको परचेज कर लिया। ए ने इसको परचेज कर लिया। कितना है परचेज किया? एट 80 में परचेज कर लिया। ए ने इसको 80 में परचेज कर लिया। तो बताओ इसका अकाउंटिंग क्या होगा? कम ऑन गाइस टेल मी, बताओ फटाफट बताओ इसका अकाउंटिंग क्या होगा? ए के बुक्स में, ए के बुक्स में अकाउंटिंग बताना आपको, इसके बुक्स बताना अकाउंटिंग। ये क्या अकाउंटिंग करेगा? हमने असेट को परचेज किया, हम लोग क्या लगाएंगे? इंड एस 16। इंड एस 16 में हम लोग क्या करते बताओ तो? इंड एस 16 में हम लोग क्या करते बताओ? इंड एस 16 में हम लोग क्या करते बताओ? वी रिकॉर्ड द असेट एट इट्स कॉस्ट। तो एक बात समझो, हमारे पास जब यहां पे असेट था तो 60% असेट तो मेरे मेरे पास था ही। तो यहां पे असेट का 60% ए के पास, यहां पे भी असेट का 60% ए के पास था, यहां पे ए के पास 100% आ गया। मतलब इस परचेज से इफेक्टिवली यू आर टेकिंग 40%, यू आर टेकिंग 40%। सो आप क्या रिकॉर्ड करोगे? ए रिकॉर्ड करेगा क्या? असेट का मेरे पास कितना आया है? 40%। तो अगर पूरा असेट के लिए 80 रुपया है तो हमारे इस 40% के लिए मेरे को कितना मिलेगा? 32। मेरे को देना कितना पड़ेगा? 32। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 32 हो गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन है मेरा, हाउ विल बी लिमिटेड अकाउंट फॉर इट? हाउ विल बी लिमिटेड अकाउंट फॉर, जो दो क्वेश्चन में नहीं मांग रहा है बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मांग लिया एग्जाम में तो बताओ बी लिमिटेड इसका अकाउंटिंग कैसे करेगा? बी लिमिटेड इसका अकाउंटिंग कैसे करेगा? बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा जब तक ज्वाइंट ऑपरेशन में एसेट था तो बी के पास 40 था, लेकिन जैसे ही सेल हुआ तो ये असेट क्या हो गया? 0%, बी के पास 0 हो गया। तो बी लॉस्ट 40% कंट्रोल, बी लॉस्ट 40% कंट्रोल ऑफ द असेट। तो क्या हो गया? बी क्या बोलेगा? बी को पैसा कितना मिला 40% के लिए? 32। बी का 40% गया तो असेट कितना से डीरेकग्नाइज करेगा बी? 40। तो बी को लॉस कितना हो गया? बी को लॉस कितना हो गया? 8 का। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर एवरीवन? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ो क्या बोल रहा है। बोला पी एंड क्यू लिमिटेड entered into a contractual arrangement to buy a building. ये बिल्डिंग खरीदने के लिए दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है। ओके, क्या बोल रहा है? ए एंड पी एंड क्यू इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट टू बाय अ बिल्डिंग विच हैज 12 फ्लोर्स। तो देखो फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, यहां पे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। फ्लोर 5, फ्लोर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई ग्राउंड फ्लोर को हटा दो, ठीक है ना। 12 फ्लोर्स हो गए, विच दे विल लीज टू अदर पार्टीज। पी एंड क्यू लिमिटेड आर ऑथोराइज्ड टू लीज 5 फ्लोर्स ईच। ओके, नाउ पी एंड क्यू लिमिटेड कैन यूनिलैटरली मेक डिसीजंस पर्टेनिंग टू देयर रिस्पेक्टिव फ्लोर्स। बोला, क्या बोल रहा है? पी ये 5 फ्लोर ले लिया है, पी जो है ये 5 फ्लोर ले लिया है। बोला इस 5 फ्लोर के पर्टेनिंग, इस 5 फ्लोर के पर्टेनिंग ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय पी। तो बताओ क्या ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है? यहां पे नहीं, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया? पी कंट्रोल्स दिस, सो पी विल recognize these 5 फ्लोर्स। पी अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा 5 फ्लोर को, ये पी का है, कोई ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। फिर क्या बोल रहा है? पी एंड क्यू यूनिलैटरली मेक ऑल द डिसीजंस फॉर द रिस्पेक्टिव फ्लोर्स। सिमिलरली यहां पे ये वाला फ्लोर जो है, इसके पर्टेनिंग सारा डिसीजंस क्यू ले रहा है। तो ये क्या हो गया? इसको क्यू विल रिकॉर्ड, इसको क्यू रिकॉर्ड करेगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ो। द रिमेनिंग 2 फ्लोर्स विल बी ज्वाइंटली मैनेज्ड। अच्छा, ये वाला भी आ गया क्या इसमें? हाँ, ये भी आ जाएगा ना। द रिमेनिंग 2 फ्लोर्स, बोला ये दोनों फ्लोर जो है ये ज्वाइंटली मैनेज हो रहा है, ये ज्वाइंटली मैनेज हो रहा है। All decisions concerning these 2 floors must be unanimously agreed between P and Q Limited, who will share the net profits or the losses in respect of these 2 floors equally. They have the right to the net assets of the arrangement regarding the leasing of the property determined. तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये जो है ये आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे राइट टू नेट असेट्स है,
यहाँ पे राइट टू नेट असेट्स है, सो इट कैन बी अ केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस कंप्लीट्स। ओके, एक और क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चलो डिस्कस कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। क्यों छोड़ना इस क्वेश्चन को, क्यों छोड़ना? आ जाओ, क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2017 अल्फा लिमिटेड कमेंस्ड ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी विद गामा लिमिटेड। ओके, अल्फा और गामा दोनों मिलके एक ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए हैं एक प्रॉपर्टी का, ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, for this purpose an agreement was entered into that provides for joint operation, बोल दे joint operation है, and ownership of the property. all the ongoing expenditure comprising maintenance plus borrowing cost is to be shared equally. The construction was completed on 30th September 2017. Start कब हुआ था? 1st April 2017 को. And the utilization of the property started from 1st January 2018, at which date the useful life was estimated to be 20 years. Total cost of construction was 40 crores. Besides this, internal accruals, the cost was partly funded by a loan of 10 crores taken on 1st January 2017. The loan carries an interest rate at an annual rate of 10% with the interest payable at the end of the year on 31st December 2020 each year. The company spent 4 lakh on the maintenance of such property. The company has recorded the entire amount as paid as investment in joint venture in the books of account. Suggest suitable accounting treatment for the above transaction as per applicable Ind AS. ओके, एज पर इंड एएस बता, इसको अकाउंटिंग बताओ। पहले बताओ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा? तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले तो आपका हो गया है 40 करोड़। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला तो हो गया है आपका 40 करोड़, प्लस बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करोगे? बोरोइंग कॉस्ट का आपने लोन लिया कितना था? 10 करोड़ का, इनटू किस रेट पे लोन लिया था? 10% पे लोन लिया था। 10% पे लोन लिया था ना, कितने आपने लोन लिया कब था? 1 जनवरी को। लेकिन क्या हम लोग 1 जनवरी से कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं। आपका लोन रिपे कब हो रहा है? लोन रिपे का कुछ भी नहीं बताया, लोन रिपे का कुछ भी नहीं बताया है। ओके, नाउ 1 अप्रैल से लेकिन 31 सितंबर तक हमारा कंस्ट्रक्शन चला है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स इंटू 6/12, तो कितना हो गया बताओ तो? 10 into 10%, 10 into 0.1 into 6/12 is 0.5 करोड़। तो आपका 40.5 करोड़ हो गया कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या लगा है? अदर कॉस्ट क्या लगा है? पहला बोरोइंग कॉस्ट लगा है आपका, आपने लोन रिपे नहीं किया था तो 0.5 करोड़ का बोरोइंग कॉस्ट लगेगा आपका फॉर द रेस्ट 6 मंथ्स, फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च। अदर कॉस्ट और क्या लगेगा आपका? एक और लगा था ना, मेंटेनेंस पे 4 लाख, मेंटेनेंस पे 4 लाख। अदर कॉस्ट में और क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना का हो जाएगा? 40.5 सीआर डिवाइडेड बाय लाइफ था 20 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन। कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर से या 1 जनवरी से? नहीं, आपने प्रॉपर्टी कब से यूज करना था? 1 जनवरी। हाँ, आपने यूज करना स्टार्ट किया 1 जनवरी 2018 से, बट डज इट मैटर? नो, हमारा बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज कब से था? 1 अक्टूबर से। तो हम लोग 1 अक्टूबर से करेंगे, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6/12, तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन? 40.5 divided by 20 into 6/12 is how much? 1.0125 crores, 1.0125 crores। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो ये सारा कॉस्ट लगा है आपका, ये सारा कॉस्ट लगा है आपका डेप्रिसिएशन का। ओके, टोटल मिला के। सो दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड। क्वेश्चन मांग क्या रहा है? सुटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन एज पर एप्लीकेबल इंडेक्स। हम लोग अपने अपने शेयर में सब चीज रिकॉर्ड कर लेंगे, हम लोग अपने अपने शेयर में सब चीज रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, ना इसका एक बार स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन जो बुक है इसको कैसे थियरी लिख रहा है, एक बार प्रेजेंटेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15।
ये देखो, as per as provided in Ind AS 111 111 joint arrangement, it's a joint arrangement. It's a joint arrangement because the two or more parties have joint control over the property under a contractual arrangement. The joint arrangement will be regarded as a joint operation. Why? Because the parties will take their own share of costs. Okay, they do not have the right to net assets, they have the right to assets and obligations of the liabilities. द बोरोइंग कॉस्ट कितना इनकर हुआ है 50 लाख, मतलब 0.5% हमने निकाला था. टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना हो गया 40.5 हमने निकाला था. डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हो गया 40.5 इंटू 1/20 इज आपका इतना हो गया. ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है, क्योंकि सारे कॉस्ट को हम लोग आधा आधा बांट रहे हैं, तो बोला इस कॉस्ट का आधा कौन लेके जाएगा, ये क्या नाम है पार्टीज का, अल्फा और गामा. आधा अल्फा लेके जाएगा, आधा गामा लेके जाएगा. ओके, अदर कॉस्ट क्या लग रहा है आपका बताओ तो. फाइनेंस कॉस्ट लगा है 50 लाख का 0.5 लाख, और ये लगा है 50 लाख और 4 लाख 54 लाख. तो ये क्या होगा, अल्फा और गामा इक्वल प्रोपोर्शंस में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. बस हो गया, सिंपल. अल्फा और गामा इक्वल प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सिंपल. तो इसमें क्या बोल रहा है, जो भी कॉस्ट लगा है आ गया, जो भी कॉस्ट लग रहा है अल्फा और गामा इक्वल प्रोपोर्शंस में रिकॉग्नाइज करेगा. क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका डन. सो विद दिस वी कंप्लीट जॉइंट अरेंजमेंट. बताओ क्लियर है क्या? अब आता है जॉइंट वेंचर. उसका अकाउंटिंग हम लोग इंड AS 28 में पढ़ेंगे. तो हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट कंट्रोल. जॉइंट कंट्रोल में दो बातें ध्यान में रखने की है आपको, जो हमेशा आपको ध्यान में रखना हो. क्या? एक होना चाहिए पार्टीज हैविंग अंडरस्टैंडिंग हैव कंट्रोल. ओके, नाउ and parties having understanding have control, and plus there should be a unanimous consent. होना चाहिए. जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह का होता है, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर. जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट वेंचर कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने बता दिया आपको. जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग शेयर ऑफ असेट्स, शेयर ऑफ लाइबिलिटीज, शेयर ऑफ इनकम, शेयर ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, तो ये भी बता दिया, ये भी हो गया. जॉइंट ऑपरेशन में परचेज और सेल बिटवीन जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट ऑपरेटर्स का अकाउंटिंग कैसे होता है मैंने वो भी बता दिया आपको. जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग इंड AS 28 में डिस्कस किया जाएगा. बोलो क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? इंड AS 111 क्लियर है आप लोग को? चलो अब आ जाओ मिस्टेक्स पे. सो मिस्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली जो मिस्टेक्स होता है स्टैंडर्ड में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट वेंचर. ना जॉइंट ऑपरेशन में क्या होता है, इट्स अ शेयर ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस. लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है, इट्स अ शेयर ऑफ नेट असेट्स. ओके, जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग इंड AS 111 अपने आप में ही कवर करता है, और जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग के लिए इंड AS 28 में जाना पड़ता है एज पर इक्विटी मेथड. लेकिन जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग क्या होता है, वी टेक आवर ओन शेयर ऑफ असेट्स, आवर ओन शेयर ऑफ लायबिलिटीज, आवर ओन शेयर ऑफ इनकम, आवर ओन शेयर ऑफ एक्सपेंसेस. हम लोग वैसे करते हैं अकाउंटिंग जॉइंट ऑपरेशन का. आई बिलीव आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है. नाउ विद दिस वी कंप्लीट आवर रिवीजन ऑफ इंड AS 111 ऑन जॉइंट अरेंजमेंट्स. आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना जरूर. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय.